अस्सलामुअलैकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज पाकिस्तान की सियासत का इन माय ओपिनियन एक बड़ा तारीख दिन है, बड़ा स्याह दिन है। वैसे तो कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान की सियासत में नहीं रहती और यहाँ पे कोई इतने रूल्स के मुताबिक आपस में जो लड़ाइयाँ उनको भी फ्लाउट कर दिया जाता है, लेकिन आज ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप हमने चलाया। वो कहानी आपको शायद पता ही होगी, वैसे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि वो आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएंगे। और किस चीज़ के खिलाफ जाएंगे? इलीगल डिटेंशंस के खिलाफ, यानी कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या उनकी पार्टी के और लीडर्स हों, जिनको भी किसी को भी अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं तो उनके खिलाफ वो दरखटखटाएंगे कि उनको शायद ये लग रहा है कि पाकिस्तानी अदालतें उतना मौसर किरदार अदा नहीं कर रही और इंटरनेशनली इस मसले को उठाना चाहिए। तो जो उन्होंने लॉ फर्म हायर की, वो जो वकील साहब हैं उस लॉ फर्म के अंदर, जेफरी रॉबर्टसन उनका नाम है, उनके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी थोड़ी देर पहले जो आपको दिखा रहे थे आता तारड़ साहब की, कि इन्होंने किसी दौर के अंदर मलून सलमान रुश्दी को, जो कि तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ, उसने रिप्रेजेंट किया था इस जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रुश्दी को, और उसी वकील को और तहरीक इंसाफ ने क्यों हायर कर लिया। तो मुद्दा बड़ा सिंपल सा उसके अंदर ये है कि एक तो वकील साहब जो हैं, जिन वकील साहब की बात हो रही है, ये इसहाक डार साहब को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनका ताल्लुक PMLN से है, उनकी अपनी जमात से आता तारड़ साहब की। साथ ही साथ ये नासिर भट्ट साहब को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। नासिर भट्ट साहब भी नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं। उसके अलावा ये पाकिस्तान के एक मीडिया टाइकून को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात यह है कि एक वकील का पेशा है, वो किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे अभी बहुत सारे केसेस के अंदर ख्वाजा हारिस साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ख्वाजा हारिस साहब इससे पहले नवाज शरीफ साहब को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर उसके अलावा जो जाहिर जाफर, आपको याद होगा नूर मुकद्दम कत्ल केस, उसका जो वकील है वो इस वक्त साइफर केस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है रियासत पाकिस्तान को। फिर उसके अलावा रेमंड डेविस का केस था। रेमंड डेविस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान की अदालतों के अंदर? आजमा बुखारी साहिबा के वालिद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है। अच्छा, ये बात अपनी जगह पे हो गई कि ये तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वकला की होती हैं, लेकिन मजहब को घसीटना, लेकर आना सियासत के अंदर इंतहाई अफसोसनाक है। एक फॉर द सेक ऑफ पुटिंग रिकॉर्ड स्ट्रेट बताता चलूं आपको कि 2012 के अंदर भारत में एक कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में जाना था। उस कॉन्फ्रेंस में जब को पता चला कि सलमान रुश्दी भी वहां पर इनवाइटेड होगा मलून, तो इमरान खान ने अपना इंडिया का ट्रिप कैंसिल कर दिया था। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया में भी हेडलाइंस बनी थी। आप हेडलाइंस देख रहे हैं, 2012 का मामला है। और आज क्या मामला चल रहा है? आज ये मामला चल रहा है कि जनाब उस सलमान रुश्दी को के वकील को आपने क्यों हायर कर लिया। मतलब बड़ा दूर का एक कनेक्शन, एक बड़ा दूर का रिश्ता बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर यह है कि अनलॉफुल डिटेंशन और ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, जिनके खिलाफ आलमी अदालतों से रुजू करना था तहरीक इंसाफ ने, उस पर कोई खास एतराज नजर नहीं आ रहा। उस इल्जाम पर जो कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे हिरासत में रखा जाता है और इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां हो रही हैं, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये आप झूठ कह रहे हैं, लेकिन ये कहा नहीं गया। और ये कहानी पाकिस्तान की सियासत में कोई नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। एक और आपके साथ अखबारी तराशे शेयर करता हूँ, और ये बहुत ही पुराने हैं। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त IJI में हुआ करते थे और फिर उसके बाद जब वो वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, उस वक्त वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा को गद्दार वतन भी करार दे चुके हैं, उनको गुस्ताख रसूल भी करार दे चुके, उनको यहूदी एजेंट भी करार दे चुके। ये पुरानी अखबारी तराशे इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसी मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो कत्ल किया गया, आपको याद होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने कबूल की? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की और कहा गया कि इस्लाम के साथ ये बगावत कर रही है। सलमान तासीर का मामला आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने रहनुमा जो हैं, उनके खिलाफ मतलब एहसन इकबाल साहब पे गोली चल चुकी है तौहीन मजहब के इल्जाम पे। इवन मरियम नवाज साहिबा को गुस्ताख एक दौर के अंदर एक कैंपेन चल के डिक्लेयर किया। जिसने भी किया, जो भी हमेशा ये करता है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर। और बहुत सारे इशूज हैं जिनके ऊपर पॉइंट स्कोर किए जा सकते हैं। हमारे साथ लंदन से सीनियर सहाफ़ी अजहर जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अजहर जावेद साहब। और सीनियर पॉलिटिशियन सारा बानू साहिबा हमारे साथ आज प्रोग्राम में होंगी। आपका भी बहुत शुक्रिया।
अजहर जावेद साहब, आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम सम न्यूज़ फ्रॉम लंदन। आप वहाँ पे होते हैं, आपसे पूछना था कि वहाँ की खबरें क्या हैं, लेकिन आज चूँकि ये थोड़ा सा स्टार्ट में ऑफ टॉपिक जाऊँगा, ये एक मौजू आ गया यहाँ पे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये जो फर्म हायर की और ये जो जेफरी रॉबर्टसन लॉयर है, ये पहले सलमान रुश्दी को रिप्रेजेंट करता रहा है और उसके ऊपर जो सियासत पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से चली है, मेरा तो बड़ा सिंपल सा मुद्दा है कि सियासत में मजहब का इस्तेमाल किसी को भी नहीं करना चाहिए और खास तौर पे उस जमात को तो नहीं करना चाहिए जो खुद उसकी विक्टिम भी रह चुकी हो। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं एक खबर देता चलूं, जो मेरी मालूमात है लेटेस्ट, उसके मुताबिक जेफरी रॉबर्टसन से भी तहरीक इंसाफ अपना जो मुआहदा था या रिप्रेजेंटेशन थी उसको ख़त्म करने जा रही है या कर दिया गया है। अच्छा। जो मेरी लॉ फर्म है डाउटी, जो स्ट्रीट वाले, उनसे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो मुआहदा ख़त्म होने जा रहा है, तो ये एक अफसोसनाक चीज़ ये भी होगी कि प्रोपेगेंडा के अंदर आकर अगर आप इस तरह के मुआहदे ख़त्म करना शुरू कर दें तो वो भी मेरे ख्याल है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे पहले राशिद याकूब साहब थे यहाँ पे, उनसे भी मुआहदा हुआ था, उस पर भी कोई तनकीद आई या आपस के कुछ इनके मामलात आए, तो उस वजह से उसे भी खत्म कर दिया ट्वीट गया। भी तो ये गालिबन खबर पीटीआई थी। के ऑफिशियल पेज से, ट्विटर हैंडल से और पेज से डिलीट हो गई है कि ये हमने वो किया, फिर इसी वजह से शायद कि उन्होंने मुआहदा कैंसिल कर दिया। जी बिल्कुल, मेरी जो लेटेस्ट मालूमात है वो ठीक। यही है कि ये मुआहदा उनसे भी खत्म कर दिया गया इस प्रेशर के अंदर आके। जबकि दूसरी बात, वाकई मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सियासत में, और खास तौर पर जबकि इस लेवल की सियासत हमारे पाकिस्तान में हो चुकी है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हैं। हम एक दूसरे से क्यों क्या कहते हैं नीचा गिराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मजहब को लेके जब जब भी सियासत की गई है उसका पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो ये एक मेरा ख्याल है, यहाँ बैठ के लंदन में बैठ के अगर मैं ये देखूं तो ये एक अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जो जहर घोला गया पिछले 8-10 साल में पाकिस्तानी सियासत में, ये उसके समरात है। जो कुछ हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, नॉर्मल मीडिया के थ्रू जो कुछ हुआ, हमें बहैसियत कौम उस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। जिस तरह हम एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं, हम एक दूसरे की निजी जिंदगी को टारगेट करते हैं, हम एक दूसरे के मामलात को इस तरह सरे बाजार डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह के मामलात यहाँ बरतानिया में आए तो यकीन करें एक भी टीवी चैनल, एक भी जो सोशल मीडिया का शख्स है वो यहाँ सर्वाइव ही ना कर सके। यहाँ को आपको पता है कि इवन व्हाट्सएप मैसेज अगर मैं आपके खिलाफ किसी को भेजता हूँ, आपकी किरदार कुशी करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे लाइबल उसके के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह के केसेस हुए हैं सही। कि कोर्ट ने लाइबल करार दिया और डेफेमेशन में आया और उसको जुर्माना भरना पड़ा। तो ये हमारे जो लॉज हैं पाकिस्तान के, जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो जो आलमी सतह पर हमारे लिए बदनामी का बायस बनते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है ना कि अक्सर हम देखते हैं कि जो खबरें पाकिस्तान के अखबारों में छपी होती हैं वो लंदन के एडिशन में नहीं छपी होती हैं, और उसी वजह से है क्योंकि वहां पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। और फिर अगेन यहाँ पे भी जो मामला है जिस वजह से अप्रोच करना था अदालतों को, वो ये है कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है और बेसिक सा मामला है। किसी के खिलाफ जो भी दिल करे मुंह उठा के बोल दें आप, और लंदन में चूंकि लॉज मजबूत है, अदालती निज़ाम मजबूत है, तो इस वजह से वहां पे ये सब कुछ किया जाता है। मैंने सारा बानो साहब आपकी तरफ आना है और इस पे आपका कमेंट मैंने लेना है कि हमने कब सीखना है कि सियासत में से मजहब को हमने निकालना है, वन पार्टी और अनदर जो भी हो। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इफ यू कैन अलाउ मी, वापस आ रहा हूं मैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तो फिर यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। और एक और बड़ा पर्टिनेंट है, वो अजहर जावेद साहब से ये पूछना है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इल्जामात लगाए हैं वो लंदन के अंदर क्या, क्योंकि एक ये मामला भी चल पड़ा है ना कि हम इनके खिलाफ अब लंदन में कार्रवाई करेंगे कि इन्होंने ये मजहब को का घिनौना इस्तेमाल किया सियासत के अंदर। तो क्या इस तनाजुर में इस बाबत भी कुछ वहां पर एक्शन हो सकता है? अजहर से जावेद साहब से जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सियासत में जब मजहब का गलत इस्तेमाल किया जाता है, मजहब कार्ड प्ले किया जाता है, तो बात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा करती। फिर मजहबी जनूनियत उससे फ़रोग पाती है अवाम के अंदर, जो कि ऑलरेडी बहुत सारा एक तबका जो रेडिकलाइज्ड है ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, वो और उससे शय पकड़ता है। और फिर ये जो जड़ावाला वाला वाक़या हुआ अभी आपके सामने, इस तरह के वाक़यात होते हैं और बेसिकली
उनके पीछे कहीं ना कहीं जो उनका खुरा जिसको कहीं आप नापें तो वो इस तरह की स्टेटमेंट्स और इस तरह की पॉलिटिकल पॉलिसी निकलती होती है। जोसेफ कॉलोनी में भी इसी तरह की पॉलिसी निकलती होती है। ओकाड़ा के अंदर जो मामला हुए और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मामला हुए उसमें कहीं ना कहीं फिर सियासतदानों का हिस्सा भी होता है और फिर हम रो पीट रहे होते हैं। सारा बानो साहिबा, हम रो पीट रहे होते हैं लेकिन सबक हम कभी भी नहीं सीखते। और अभी फिर ये हुआ है, मतलब बहुत कुछ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास, या फिर क्या कुछ भी नहीं है उनके पास कि उनको एक मजहब कार्ड का, और वो भी इतना दूर का रिश्ता निकाल लिया है जेफरी रॉबर्टसन के साथ, और ये वाला कार्ड प्ले कर रही हैं। क्या जरूरत पेश आ गई? माशाल्लाह बहुत तफसील से आपने इंट्रो दिया था। जो बातें करनी थी आपने कह दी। हिस्सा है जी, सियासतदानों को क्यों नहीं हिस्सा। हमने तो इस काम के लिए मजहबी जमातें भी रखी हुई हैं कि वो वक्त आने पर हम लोग वो क्या क्या करते हैं कि उनको फाल कर देते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कह रहे हैं ना कि मजहब के लिए हम जी तो नहीं सकते लेकिन मजहब के लिए मरने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मुझे एक बात बताएं कि क्या उनके पास कुछ भी नहीं था? अरे ये कौन सी दूर की कौड़ी लेकर आए हैं कि ये तो मुझ जैसा भी, वो कहते हैं बेअकल बंदा भी सोचेगा कि कोई तो वकील होता है, आप किसी को भी वकील कर लीजिए। आपने तफसील पहले आपने बताया कि इन्होंने ये जो राउटी चैम्बर्स वगैरह के बारे में भी बताया कि उनकी तो पूरी वकला की टीम है, और ये नासिर भट्ट वगैरह, इसाक डार और इन सब के केसेस भी लड़ चुके हैं। रेमंड डेविस का भी आपने जिक्र किया। ये कौन सी बात हो गई? क्या मतलब इतने बुरे हाल आ गए हैं उनपे कि पहले आप एक घड़ी निकाल कर बैठे हुए थे, फिर आपके पास वो मामला आया कि जो पता नहीं था या नहीं था, वो उसको पकड़ के बैठ गए। अब ये वाली कौन सी बात आप मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं? कि उससे पहले जो आपने वाकयात का जिक्र किया कि वो पहले वो बेचारे एक श्रीलंकन को उन्होंने एक उस चीज पे वो कर दिया, फिर जो हमला हुआ सलमान तासीर के वो जी उन्होंने किसी का बयान सुना और बंदूक तान ली। मतलब ये हम किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, इमरान खान हिमसेल्फ, ये जो कातिलाना हमला था वजीराबाद में, और वो जो असैसिन जी था नवीर जो है, वो क्या क्लेम करता है? वो यही कहता है कि मैंने वीडियो देखी थी कहीं पे और मुझे लगा कि ये गुस्ताखे मजहब है और मैंने इस वजह से गोली चलाई है। वो ये कहता है। साहिबा साहब, मैं ऐसी एक मजाक में बात की थी। मेरी स्टैंडिंग कमेटीज होती है हम लोगों की, तो एक मेरी डिफेंस प्रोडक्शन थी और एक मजहबी अमूर थी। तो मैंने हंस के अपने साथियों को बोला, मैंने कहा ये तुम्हें कुफ्र और गद्दारी के फतवे के बीच में फंस गए। तो आप मुझे बताएं कि ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं तो सुबह से जो इनके बयानात सुन के इतनी मायूसी हुई है कि आप यकीन नहीं करें कि दिल टूट गया है। कोई काम आप जिस किसी से पूछे वो इंसान मायूसियों में गिरा हुआ है कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। किसी को आवाम की परवाह नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक बंदे को, भैया आप चाहते क्या हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और वो कहते हैं ना कि छोटे लोगों को अक्सर बड़ा कहा है, एक ही तकलीफ कई बार सही है मैंने। मतलब आप टीवी प्रोग्राम और फिर अच्छा, और बात फिर बहुत दूर उसमें एक और वैसे मेरे ज़हन के अंदर आया आप ही की बात से, ऐसी कोई जमात नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, इंक्लूडिंग एएनपी, इंक्लूडिंग एमक्यूएम, इंक्लूडिंग पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, कि जो डसी ना गई हो इस तरह के मामला से। ये रिलीजियस हेट्रेड जो उभारी जाती है और सियासतदानों की तरफ से। मैं अब एक छोटा सा पॉइंट लेना, फिर थोड़ी सी और पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ जाना है। अजहर जावेद साहब से। जी जी, आप जरा पूरा कर लीजिए, क्या फरमा रही हैं? नहीं, मैं तो एक ऐसी कितना दिमाग में आ गया था इस गद्दारी और कुफ्र पे, तो आप कर लें, बाद में सुना दूंगी। नहीं क्योंकि नहीं, वो कुछ प्लीज। कहने का, वो कहते हैं कि आज कुछ कहने को दिल नहीं, बस यूं कीजिए कि समझ लीजिए कि वो इतनी ज्यादा वो चीजें हुई कि इंसान क्या बोले इन लोगों को। वो खैर जिन्होंने ये पढ़ा था फिर उसके बाद उनको जेल हो गई थी कि वो कहने लगे एक बुलंद परवाज शाही एक मोर से, ए मोर, अगर तू इस जंगल को चाहता है तो बता इसका सबूत क्या है। तूने सनद नहीं लगवाई, तूने कोठी नहीं बनवाई, तूने किया ना अगवा, लूटा ना माल बेकसों का। और इसी किस्म का है कि वो, और ये मीनिंग भी कन्वे है हो गया दलाल उसका। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई एम गेटिंग तो द पॉइंट। जरूर होगा जी। मैं अजहर भाई ये हाँ, बताइएगा कि अभी ये जो अब तहरीक इंसाफ का एक वो काउंटर, वो, और ये वैसे तो दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज इसको किया है, इन्वोक किया है, या फिर लोगों को प्रोवोक किया है यूजिंग रिलीजियस हेट्रेड, तो वी विल गो। वो जो आप लंदन में जो इस वक्त एक ओवरसीज चैप्टर है, वो कहते हैं कि हम वहाँ पे अदालतों में जाएंगे। इसका क्या स्कोप होता है आगे? देखिए जी, इसका स्कोप बिल्कुल होता है। जब इमरान खान साहब खुद अगर चाहें तो वो यहाँ पर आके, उनकी स्टैंडिंग भी है, वो अदालतों में भी जा सकते हैं, कर सकते हैं। उनकी बिहाफ पे कोई नहीं जा सकेगा।
उनके लिए खुद इमरान खान जो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अभी देखें, बात यह है कि ये सारा मामला हुआ कैसे है? क्या गुज़िश्ता 10 साल में जो गद्दारी के फतवे थे, जो मजहबी मुनाफरत फैलाई गई, जो सोशल मीडिया के थ्रू गंद फैलाया गया, क्या आज ही वो खुद उसके शिकार नहीं हो रहे? आपने देखा एहसन इकबाल साहब को जब गोली लगी तो उनका जो अपोनेंट था उसने उसकी मजम्मत करने से इनकार किया, जी बिल्कुल। आपके सामने था। उसके बाद आपने फैजाबाद में जो धरना हुआ, जो तंजीमों को वहां बिठाया गया, जो कुछ उन्होंने किया, कल यही तंजीम यही जमात जो थी, कल उनकी हिमायत कर रही थी। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखते, जब हमारी बारी आती है हम मजलूम बन जाते हैं, और जब हमारे पास तो वक्त आता है तो हम अटैक करते हैं। यही तहरीक इंसाफ के दोस्त थे, यही लोग थे जो दूसरी जमात के लोगों को गद्दार कहते थे कि इंडिया के साथ इनके कारोबार है, चीनी ये भेज रहे हैं, इनके मुलाजमीन आ गए। वो जो टेबल स्टोरियां थी आज वो कहाँ है? हम नफरत को अपनी सियासत का आलाकार बनाते हैं। गुज़िश्ता 10 साल में हमारी कौम के जहन में इतना जहर भर दिया गया है कि अब उस जहर को निकालना मुश्किल हो गया। पूरी एक जनरेशन हमारी जाया हो गई है इस चीज में। हम उठते हैं, कोई भी चीज नजर आती है हमें, हम फौरन ट्विटर पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, गालियां निकालते हैं, मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं। उस हद तक चले जाते हैं कि इंसान शर्मिंदा होता है कि ये हमारी कौम है, ये हमारी कौम के नौजवान है, ये हमारे लोग हैं, कि जो इस हद तक चले जाते हैं कि वो दूसरों की जाती जिंदगी नहीं छोड़ते। हमें एक मिसाक करना होगा, इस पे तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा कि अच्छा, ये आपका जो पॉइंट था ना, सियासी जमातों को बैठना होगा, सियासतदान भी अच्छा कभी एक आलाकार बन जाता है, कभी दूसरा बन जाता है। और बेसिकली ये जो आलाकार बनने का जो प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब आप जो शोल्डर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये बाज आना चाहिए सियासतदानों को। और आजकल आई एम सॉरी टू से PMLN का मामला कुछ इस तरह से चल रहा है। बहुत सारी, अब मैं पॉलिटिकल साइड पे आता हूँ, आप चूंकि लंदन में हैं, आपके पास वहाँ की खबरें भी होती हैं। मुझे एक बात बताइएगा, सायरा साहब आप कुछ कहना चाह रही, वरना मैं टॉपिक से आगे जाना चाह रहा था। नहीं, टॉपिक से आगे वो मुझे फ्रांस के सदर याद आ गए, जिससे हमारे साबका वजीर आजम जाके गले मिल रहे थे। उससे पहले तो उनके लिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने वो क्या लॉजिस्ट तक वो शेलिंग गैस और उसकी धुएं से हम लोग खांस पीस के मर रहे थे, और जो पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल हुआ और ये सारा कुछ हुआ, सारा सब उसी पे हुआ था ना। तो अभी जाके ये करके वो आगे। मेरे पास एक बावर्ची था, आई एम सॉरी, आधा मिनट, वो हिंदू था। तो वो मेरे सास वगैरह आई तो उन्होंने कहा था कि हम इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो होटल में जाकर के देखते हैं कि अंदर बावर्ची हिंदू रखा हुआ है या वो रखा हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप इसको कैसे रिलेट करते हैं, मेरे दिमाग में यही आ रही थी कि 10 काम होते हैं, आपने यही मुद्दा उठा के मुल्क में पहले आग क्या कम फैली हुई है जो ये इस किस्म की मुनाफरत फैला रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के लिए कि 15 अक्टूबर और उसके बाद की राह हमवार की जा सके। इनके पास कुछ नहीं है। मुझे तो हैरत होती है, अभी जो जाती जिंदगी की बात की कि एक बहुत बड़े चैनल के मालिक, मतलब आप उनकी एज देखें, आप उनका वो चीजें देखें, फिर वही बात आ जाती है कि एक ही तकलीफ कई बार सही है मैंने, छोटे लोगों को अक्सर बड़ा कहकर। तो वो बैठ के यहाँ पर लोगों की जाती जिंदगी क्या वो कहते हैं ना, परखच्चे उड़ा रहे होते हैं, और सलाम है कि जो उसको आगे फिर रीट्वीट करके थम्स अप भी कर रहे होते हैं। कोई हम मुहज़्ज़ब माशरा की दुनिया में ऐसा होता है? पस्तियों में गिरी हुई कौम हम हो गई। अब तो शर्म आती है अपने आप जो इस तरह के होंगे वो आगे नहीं गए, वो फिर हमारे जैसे ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन उससे सीखना ही है ना, आगे उसमें मिसाक होगा कि नहीं होगा, इस पे मैंने आना है। वैसे ये मैंने एक सवाल सोचा हुआ है और वो आप दोनों से मैं पूछूंगा। अजहर भाई, हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती थी, और जो उनके मुतालबात थे तकरीबन ईच एंड एवरी ऑफ जो उनका मुतालबा था वो पूरा हो चुका है तकरीबन। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी, आपके ख्याल में वो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी, क्योंकि उनकी जो मुखालिफ जमात है उसको दीवार से बाकायदा लगा दिया गया फॉर विच एवर रीजंस, 9 मई हुआ, उसकी सबने मजम्मत की, बट वो दीवार से चुन नहीं दिया गया, दीवार के अंदर ही चुन दिया गया। तो ये आपके ख्याल में और आपके पास न्यूज़ क्या है कि मतलब इस मियाँ साहब सेटिस्फाइड कि जो हो गया है, या फिर हल में मजीद अभी और भी कुछ चाहिए? देखिए जी, इसका एक बैकग्राउंड होता है। आप जो आपने माजी में किया होता है वो आपके सामने आता है। जो कुछ 2017 में हुआ, जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जिस तरह उनको पनामा के नाम पर इकामा पे जो कुछ किया गया, जो कुछ जैसे साकिब निसार साहब ने किया, जो कुछ या दूसरे लोग जो उनके साथ थे, जनरल बाजवा साहब थे, जनरल साहब थे, जिस तरह बिल्कुल जनरल फैज हमीद साहब थे, जिस तरह चुन चुन के चीजों को स्टेज किया गया, और इवन यहाँ तक कहा गया कि जो फैसला आया था वो भी सरीना होटल से आया था। और
वो हमारे कुछ साफी दोस्त थे इस्लामाबाद वाले, जिन्होंने जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स थे उनको अदालतों से निकलते हुए पकड़ा भी था। तो ये एक सिलसिला था। अब मसला ये होता है कि हर शख्स जो पाकिस्तान में है वो इक्तदार का मुतमन्नी है, इक्तदार तक पहुंचने के लिए हर बात जायज है। पहले इमरान खान साहब ने जो कुछ उनके साथ मिलकर किया, अब वो उनके सामने आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज ठीक नहीं है, इसको रुकना होगा। लेकिन उसके लिए हमें माजी में जाके जिन जिन लोगों ने ये चीजें की हैं, अब 2014 में या लंदन में एक लंदन प्लान का जिक्र था, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। मेरे साथ मुर्तजा अली शाह साहब थे जियो के, वो ऐनी शाहिद है। हमने खुद देखा, वो यहाँ पे आया, उसने इमरान खान साहब, ताहिरुल कादरी, परवेज इलाही, इन सबको बिठाया और बिठा के एक जो वजीर आजम था मुल्क का, मुंतखब जो भी आप कहें, उसके खिलाफ यहाँ बैठ के साजिश रची। उसने वहां पे यहाँ पे लोगों को बताया कैसे करना है। इसका अजहर भाई हमने सुना, तक आप इन लोगों को सजा नहीं देंगे। उस लंदन प्लान का हमने सुना, लेकिन अच्छा इससे पता निकलता क्या है अजहर भाई, जिस लंदन प्लान की आप बात कर रहे हैं मुबैना तौर पे, इससे फिर यूं तासुर जाता है कि जैसे मॉडल टाउन का जो वाकया था ना, वो फिर करवाया था और फिर आगे उसकी वजह से ये शय मिली थी तारुल कादरी साहब को कि वो मार्च करें टुवर्ड्स इस्लामाबाद। यूं हुआ था क्या? देखिए बाजवा साहब, हर चीज की जो मामलात हैं, जिस तरह गुज़िश्ता 10 साल में, अब उसकी कहानियां सामने आ रही हैं ना। जो जनरल बाजवा साहब थे, उन्होंने भी निजी महफिलों में अगर 200 लोगों से जो बात की और जिस तरह उन्होंने किया, और जिस तरह जो फैज हमीद साहब पे इल्जामात लगते रहे हैं, जो गो के उन्होंने अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दिया, तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप किसी चीज को प्लान करते हैं, अगर इंस्टिगेट करना होता है ना, दोनों तरफ लोग खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, दूसरी तरफ मजहबी कारकुन खड़े। तो अब इन हालात में अजहर भाई आपने बात ना कंप्लीट कर दी है कि कुछ भी हो सकता है, वो समझ आ गई। वो क्या आप वो कह रहे हैं? अच्छा मुझे सिर्फ एक दो और फीस ये बता दें कि आपकी अभी न्यूज़ क्या है इस हवाले से? मुतमईन है जो मामलात हो गए हैं उनकी सियासी जमात, वो जो उनके मुतालबा थे वो पूरे हो गए, या अभी और कोई मुतालबा है जो वो समझते हैं कि पूरा नहीं हुआ? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब तो अभी भी आज की डेट तक अगर आप कहें तो कानूनी तौर पर तो स्टैंड नहीं कर रहे ना पाकिस्तान में, तो वो किस चीज से मुतमईन होंगे? अगर आप भी देखें, आज भी उनके खिलाफ केसेस हैं, वो जमानत पर हैं। आप उनको कुछ भी कहें, वो इस वक्त पाकिस्तान में तो नहीं है और पाकिस्तान की अदालतों से उनको अभी रिलीफ मिलना है, तो वो किस चीज पे मुतमईन होंगे? अभी तो वो ये कहते हैं कि मेरे साथ जो ज्यादती, मेरी कल भी मुलाकात हुई उनसे, उसमें भी जो बात यही क्रक्स उसका था कि अभी भी वो कहते हैं कि जो मेरे साथ 2000 बकौल उनके 2017 में जो कुछ किया गया, उसका अजाला कौन करेगा? उन्होंने कहा जिस तरह मुझे हटाया गया, मुझे सजा दी गई, मेरी बेटी समेत मुझे जेल भेजा गया, और इवन मेरी बेटी को बगैर किसी उनके मुताबिक किसी गुनाह के जेल में रहना पड़ा, कहते हैं उसका अजाला कौन करेगा? मैं एक आपको बात बताऊं कि अभी अगर नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में आ रहे हैं, मेरी कल भी बात हुई, तो अभी तक का यही प्रोग्राम है, वो अक्टूबर में आएंगे। लेकिन आप देखिएगा कि अक्टूबर में भी आके नवाज शरीफ अपना पुराना स्टैंड वही रखेगा। आप देखिएगा कि जनरल फैज, जनरल बाजवा, जनरल साकिब निसार और खास तौर पर जो इस तरह के लोग थे, उनके एहतसाब का भी मुतालबा होगा। और मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों को जो कुछ हुआ, अब ये एक ना एक को आप अच्छा ये दैट इज अ न्यूज़ अगले वालों की, या आप खबर दे रहे हैं कि वैसे मैं इसमें सारा बानो साहब का तबसरा चाहूंगा। दे रहा हूं, नहीं खबर है ना सर, वो ये कि मतलब पाकिस्तान आके तो वो ये कहेंगे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज और जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको जवाब देना होगा, सबसे ऊपर होगा साकिब ठीक। निसार। नहीं वो तो है सर, ठीक है, वो तो पहले भी रखे हुए हैं, लेकिन जितनी सारी बात रही है उसमें मेन अगर किसी की बात करते हैं, उनको निकाल दें, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को, तो पीछे तो फिर अहम ही रह जाता है ना। आप बाकियों से कहेंगे यार इकट्ठा ही था ना, नक्सिस था ना। अच्छा ये तो सारा बानो साहब, ये तो यहाँ पे अजाले ही चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मानी काफी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मियाँ साहब आते हैं, वो दोबारा आके कहते हैं कि जनाब अब वही वोट को इज्जत दो, उन्होंने आके अगर वो जो बात कर रहे हैं अजहर भाई कि वो यहाँ पे आके वोट को इज्जत दो की कैंपेन शुरू कर देते हैं, और फिर साथ वो ये कह दें अगर भाई ने उनका प्लान क्यों नहीं आगे किया, उन्होंने क्यों नहीं वोट को इज्जत दिलवाई? वो तो कह रहे हैं कि हम 30 साल से आंख के तारे हैं, तो जब आंख के तारे होते हैं तो सब कुछ लाड प्यार में होता है, हक समझ के, या वो अपना वो थोड़ी करके लेता है, तो बंदा प्यार मोहब्बत में सब चीजें दे देता है। बाकी ये कि अजाला, तो ये जो अजाला कौम का, ये 70 साल से ये जो कौम, किसी को कोई सहूलत नहीं मिली, कितनों के माँ बाप बिना इलाज के मर गए, बिना तालीम के बच्चे बैठे में भूख प्यास से मर गए, तो हमारा अजाला कौन करेगा? आप वहां पर लंदन की फिजाओं में बैठकर 5 साल सियासत से बाहर है, तो उसका अजाला क्या हमारा क्या 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 करना है? छलनी कर देना हम इन लोगों को, हमारा अजाला कौन करेगा? बाकी क्या हम मुहज्जब माशरा है जो आके कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
तो ये फिर जनरल बाजवा को जाने क्यों दिया? इनके भाई ने अपने 16 माह के इक़्तिदार में, जनरल फैज़ बैठे हुए, साकिब निसार पे जेआईटी बनी थी कि उनके बेटे नहीं की तो क्या जनरल ऑडियो थी। जनरल बाजवा ने भी तो नवाज शरीफ साहब को जाने दिया ना बाहर। वो देखें, वो इलाज कराने गए आराम से। अब दोनों जान दे। और ये कोई मुहज़्ज़ब माशरे में हम बैठे हुए कि जो हुआ है, ये अभी जो मैं नाम भूल गई, सॉरी मेरी थोड़ी याद है, अभी ये जो अमेरिका में हुआ है और उसमें हुआ है कि 60 साल बाद सजा देनी थी तो कब्र से निकाल के टांगा, और फिर 40 साल बाद वो गद्दारी के मुकदमे हटे किसी दूसरे मुल्क के उस पे, और उन्हें एजाजात से नवाजा गया। तो यहाँ पर आइन तोड़ने पे भी किसको सजा मिली? जो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो एक कत्ल था और वो जो उस वक्त की बात है पीपल्स पार्टी और ये, और किसको सजा मिली है जो वो आके सजा दिलवा दे? हाँ, बयानिया हो सकता है जिससे बहुत सारे लोग खुश हो जाएं। हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बनता है इलेक्शन के करीब आके सबका, लोगों के वो करने के लिए। तो बाकी क्या होगा मुझे नहीं पता, कुछ हो सकता है। बाकी अजाला पहले हम लोगों का करें, 70 सालों का अजाला अवाम, 75 सालों का अवाम का अजाला कर दे। ये अवाम को कहां से कहां पहुंचा दिया, 2 वक्त की रोटी का मोहताज कर दिया, अपनी इज्जतें बेचने पे मजबूर है, वो अजाला करे, फिर आपके 5 साल का अजाला भी हो जाएगा। तो अवाम से थोड़ी बदला लेना है। और बाकी नहीं, हम वो कोई क्या मुहज़्ज़ब वैसे आप माशरे किस हवाले की बात कर रही हैं कि मतलब अब आप ये कह रही हैं कि एक तो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि उनसे कोई जो उनके ख्याल में मुबैना मुजरिम है वो माफ़ी मांगे, और दूसरे बाकी भी सारे कौम से माफ़ी मांगेंगे, तो फिर आगे चलना है। मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी इस पे भी हाँ तो जी, देना। तो फिर हमसे कौन माफी मांगेगा? अवाम से कौन माफी मांगेगा? किसी ने अवाम से माफी मांगी है कि किसी ने वजारत से भी इस्तीफा दिया हो कि अवाम मर रही है, पुल गिरे, ट्रेनों का हादसे हुए, हमसे माफी कौन मांगेगा? आपकी तो आपस में बन जाएगी, क्योंकि आपके छोटे भाई तो आग के तारे, हमें क्या पता आप भी राज दुलारे हो। तो ये मामला तो ऐसे जब प्यार मोहब्बत से चलते हैं तो फिर उसमें इतने बड़े बड़े बयानिए थोड़ी हजम होते हैं हम लोगों को। अच्छा, तो ये मोहब्बत का सिलसिला। दो चीज़ें जो है ना ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करता हूँ। एक तो ये अजहर भाई, अजहर जावेद साहब बात कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, और नवाज शरीफ का जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंड है, वो उसको उजागर रखेंगे और उस मतलब उसके मुताबिक वो कैंपेन कैनवसिंग करेंगे। साथ ही साथ कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स, अगेन सम फ्रॉम लंदन, सम फ्रॉम पाकिस्तान, हु हैव मेट नवाज शरीफ साहब, जो मिल के आए हैं नवाज शरीफ साहब से, वो कहते हैं कि कमिटमेंट हो गई है पीएमएलएन के साथ, नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट है कि आपके केसेस खत्म करेंगे, लेकिन वजीर आजम भी आगे आपको बनाएंगे। ये बरमला नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बातें हो चुकी हैं। अब ये दोनों चीज़ें साथ कैसे चल सकती हैं? एक तरफ अगर हम मान लें कि कमिटमेंट हो गई है, दूसरी तरफ हम मान लें कि जनाब उन्होंने आके इधर वोट को इज्जत देने वाला मामला करना है। तो ये पूछते हैं ब्रेक से वापस आके। सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से कमिटमेंट हो गई है कि किसी किस्म की कमिटमेंट है कि आपकी जमात को हम बरसरे इक़्तिदार लेकर आएंगे। अगर ये दुरुस्त है, दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। फिर इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत क्या है? फिर इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है अगर इसी तरह से कमिटमेंट्स के थ्रू मामला चलाना है? ये मैं अजहर सिद्दीक साहब से पूछूंगा कि ये कितनी दुरुस्त बात है, लेकिन उससे पहले सारा बानो साहब इस चीज़ पर कॉमेंट कर दीजिएगा कि डू यू रियली थिंक कि इस तरह की कमिटमेंट हुई होगी? मैं जर्नलिस्ट के नाम बता देता हूँ आपको भी, अगर आप इफ़ यू वांट टू नो, लेकिन जो मियाँ साहब के साथ राब्ते में रहे हैं या क्लोज समझे जाते हैं, आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त होगी या फिर कोई हवा में छोड़ी है किसी ने? देखिए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। मैंने आपकी बात से पहले मैंने कह दिया कि जब इन्होंने इतना एहतसाब करना था, तो 16 माह तो भाई की हुकूमत थी ना, वो करते। उन्होंने तो सारा कुछ वो कर दिया, बल्कि आपने देखा होगा कि उन्होंने तो अपनी स्पीचेस में से वो तस्वीर भी निकाल दी थी। पीछे बैनर में 5 तस्वीर होती थी, एंड में एक माइनस कर दी थी। तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी ने कमिटमेंट दी होगी, जब वो आके हमारे मुंह पे तमाचा मार के गए कि 30 साल से मैं आग का तारा हूँ, तो मतलब है कि फिर इस मुल्क में कुछ भी फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। और कमिटमेंट दी होगी तो आपके सामने ही है। आपके वो फिर वापस मैं कहूंगी कि अक्सर छोटे लोगों को कि जैयद सहाफी बैठकर अब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में हंसी मजाक में इंटरव्यू भी दे रहे हैं। आज मैंने देखा था, और कहा कि गैर मुल्की क्या इस्लामी ताकतें बरादर मुल्क भी चाहते हैं। जी जी। फिर बरादर मुल्क का क्या काम है कि यहाँ पर आवाम की कोई राय नहीं है, मतलब हमारी कोई राय नहीं है। बरादर मुल्क तो बरादर मुल्क चाहते हैं, तो ऑलेक्स पे डाल के बरादर मुल्क को दे दें कि आज भैया 5 साल के लिए तुम ही चला लो ताकि कुछ बेहतरी आ जाए। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं उस पे ये कहता होता था कि शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक तकरीब के अंदर एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा उन्होंने ये बताया
कि मुझे बरादर मुल्कों के, सिर्फ इस्लामी मुल्कों के नहीं, बरादर मुल्कों के वज़राए आज़म ने, उनके लीडर्स ने मुझे ये कहा कि भी इमरान खान यूं करता था, वो यूं करता था, शिकायतें लगाते थे। तो मैं ये सवाल उठाता था कि यार आपको वो आपके मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म की शिकायतें लगा रहे हैं या फिर आपके मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आपको वहां पर रोकना चाहिए था कि ये मामला क्या चल रहा है। एनीवेज, मैं थोड़ा सा डायग्रेस हो गया। मैं अजहर भाई, ये कमिटमेंट्स जो सुन रहे हैं और ऑन एयर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि मियाँ साहब को कोई इस तरह की कमिटमेंट दे दी गई है कि आप आ जाएं, आपकी जमात को बरसर इक़्तिदार लाना है, ये बात दुरुस्त है सर? अच्छा देखिए, दो चीजें हैं यहाँ से। अभी शहबाज शरीफ साहब के जिस बयान की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कहा इसको गलत रिपोर्ट किया गया। तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा था अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा होता तो मैं जेल के अंदर ना होता। जब शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर रहे हैं, आपको भी पता है, उनको जेल में रखा गया, उनके बेटे को जेल में रखा गया और काफी लंबे अरसे तक रखा गया। तो ये एक, क्योंकि ऑन एयर बात हो रही थी वो, तो इस हवाले से ये मैं ये बात करूं। बेनजीर भुट्टो यहीं पे थी, मुझे आज भी याद है, वो यहाँ पर नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत किया उन्होंने, यहाँ से उनके मुलाकातें की और उठ के जाके दुबई में वो परवेज मुशर्रफ से मिली। परवेज मुशर्रफ से जब वो मिली वहां पे, तो क्या उनको इक़्तिदार की यकीन दहानी कराई गई? लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो उनको शहीद कर दिया गया। तो ये जो बात है ना कि लोग कह रहे हैं कि इक़्तिदार की यकीन दहानी हो गई, तो कोई भी इक़्तिदार की यकीन दहानी नहीं करवा सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान के हालात, वाक़यात, इंतखाबात खुद अपना फैसला करेंगे कि कौन सी जमात जीतती है। यहाँ पर तो अगले हफ्ते का नहीं पता होता कि पाकिस्तान में क्या हालात होंगे। 9 मई से पहले आप मुझे बताएं क्या सूरत हाल थी। 9 मई का वाकया हुआ, एक दिन का वाकया हुआ, उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ कि एक जो पार्टी लीडर था वो एक एक करके छोड़ते गए, ये छुड़वा दिया गया या वो खुद छोड़ गए। तो ये कहना कि किसी को यकीन दहानी करवा दी गई है, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। सोच सकते हैं हम, ये लोग सोच सकते हैं, हम ये बात सोच सकते हैं, तो क्या नवाज शरीफ जो 3 बार के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 3 मरतबा उनका एस्टेब्लिशमेंट से फटा हुआ, क्या उनको नहीं पता कि कौन सी यकीन दहानी पे यकीन करना है, क्या नहीं करना? दूसरी बात हुई, आपने कहा कि नवाज शरीफ जो है उसने जो पहला उनका जो मसला हुआ था, आपको भी पता कि मुशर्रफ का ट्रायल करने के शुरू पे हुआ था, तो नवाज शरीफ में हिम्मत थी तो उसने ट्रायल शुरू किया। उसके बाद उसकी हुकूमत गिराने के लिए जो मंसूबे बने, मैं वैसे अजहर भाई थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज ऑन रिकॉर्ड लेके आऊं। फवाद हसन फवाद साहब, और ये जाती तौर पे मुझे वो बता चुके हैं कि ये ट्रायल नवाज शरीफ साहब स्टार्ट करके फंस गए थे। ये बेसिकली उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे वो पीपल्स पार्टी के थे और इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि भाई आपने ट्रायल स्टार्ट करना है कि नहीं करना मुझे बताएं। और ये फवाद हसन फवाद साहब ने, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया कि अटॉर्नी जनरल साहब आए वज़ीर-ए-आज़म हाउस, उन्होंने आके कहा कि यार बताएं, इफ्तिखार चौधरी साहब पूछ रहे हैं। और वहां पे उन्होंने जब मशवरा किया तो उसमें 3 लोगों ने कहा हाँ जी कर दें, जिसमें एक चौधरी निसार भी थे। वो बाद में बड़ा गुस्से होते थे कि यार मेरे को लोग केड़ा गलत काम करवा देता है। ये नवाज शरीफ साहब का मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बात कहां से स्टार्ट हुई? एक शुरू तो हुआ ना एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी मंजूरी से हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में आप एस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानियों पे नहीं चल सकते। आप बेनजीर भुट्टो की शहादत को नहीं भूल सकते। क्या आप उसका इल्जाम बाद में किस पे लगा था, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो यहाँ पर जो नवाज शरीफ बैठे हैं, वो अपने तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली उसको देख के परख के वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अब हालात ये कि मैं देखें, मैं सबसे बड़ा हामी हूं नवाज शरीफ को। मैं साहब से जब भी मुलाकात होती है पिछले 1 साल 1.5 2 साल से, तो उनको मैं कहता हूं कि आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। और पाकिस्तान ना आने की जो सबसे बड़ी वजह थी आज तक, वो जो अदलिया का किरदार है, जो अदलिया के हवाले से मुतनाज़िया मामलात हैं, और खासतौर पर जो हमारे मौजूदा मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उनके खदशात थे, अब वो 16 सितंबर को जा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और खुली एक लड़ाई, मैं कहता हूं लड़ाई है या एक इंतखाबी लड़ाई है, उसका वो सामना करेंगे। अगर वो कामयाब होते हैं, ठीक, अगर वो कामयाब होते हैं तो चलें, वो तो दैट रिमेन्स टू बी सीन सर, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन अभी अगला मामला तो ठीक है अजहर भाई। सारा साहब, ये आपसे 2-3 सवाल हैं, सवाल वैसे एक ही है, वो ये है कि आगे जो मामला है, क्यों आ रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब? ज़ाहिर है इलेक्शंस भी हैं, आगे उनके और मामला आते हैं, लेकिन आपको पहली बात तो ये कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। चले उससे भी आगे आ जाते हैं, फ्री एंड फेयर तो खैर भूल जाएं क्या मामला है, और इलेक्शन होते हैं। तहरीक इंसाफ आपको नजर आ रही है? कोई इस तरह के भी मामले हम सुन रहे हैं और कि ये भी मामला आते हैं कमिटमेंट के। भाईजान पार्टी एक तो ठीक है, टिकट लेने वाला कोई नहीं है, लोगों को उससे निकाला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल जी बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान ही ना हो। क्या लग रहा है आपको आगे?
क्या लग रहा है? देखिए, जैसे यहाँ पर मौसम का नहीं पता होता कि सुबह, दोपहर और शाम में बारिश और रात को आंधी और ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी नहीं पता। यहाँ पर कल परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। मैं भी गायब भी हो सकती हूँ, मैं भी कल सारे चीज़ें सही हो जाएँ और वो उसके बाद वो आ जाए। बाकी इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इलेक्शन कैसे होंगे? नहीं नहीं, चीजें कौन सी मतलब जो ठीक भी आप कह जमात रही हैं? आप कह रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ चीजें ठीक हो जाएं रियासत की? ये परवेज़ खट्टक साहब ने कहा होने को तो हो भी सकती है, उन्होंने कहा एक दिन में भी हो सकती है और ना होना चाहे तो ना भी हो सकती है, और बाकी ये कि टिकट होल्डर नहीं है, ये तो खामखा में बयानिया बनाया जाता है कि ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन ग्राउंड पर तो वो कहते हैं ना कि जिधर भी जाके पता करें तो सपोर्टर्स और वोटर्स तो है ही हैं, एक उसी पार्टी के हैं। मैंने अपने शहदादपुर साइड पे पीटीआई कभी सुनी ना कुछ वहां पर उनको सपोर्ट करने वाले हैं। बाकी ये कि इलेक्शन कैसे होंगे, 2/3 अक्सरियत तो बाजवा साहब किसी जमात को नहीं मिलेगी, सही। तो फिर ये कैसे होगा? क्योंकि जैसे अभी कुंडी साहब ने बोला कि अगर हमारा वजीर आजम होता तो हालात ऐसे ना होते, फैसले अवाम दोस्त होते। और सदीकी साहब एक हैं, उन्होंने कहा कि वो क्या कहते हैं, एक सिर्फ नून लीग के शहबाज शरीफ ही थे, तो फिर मैंने पूछना ये था कि बाकी पूरी जो बैठे हुए थे पीछे वो किस जमात के थे? तो आगे भी ऐसे हंग पार्लियामेंट बनेगी, पता नहीं क्या होगा इलेक्शन का। लेकिन अब थोड़ी सी हवा चली हुई है, सिंध से आपको खबरें मिल रही होंगी कि अल्फाज जो सोशल मीडिया पर सुनने में आता है कि उनके साथ हाथ हो गया। भाई हाथ कैसे हो गया? यानी कि क्या कोई वादे वही थे जिन वादों से हट चुके हैं? क्योंकि काफी लोगों के नाम वो ईसीएल यही वगैरह यही में भी है। अभी एग्जैक्टली यही बात तो अजहर भाई कर रहे थे कि वादे वही होते हैं, हाँ, वादे टूट तो भी जाते हैं, बड़ी दफा तोड़े तो गए हैं। मेरा ये देखे ना, हो सकता है यहाँ पे भी किया हो, निकल गए हो वादे से क्या? देखिए, हम वैसे बचपन में सुनते थे कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मैंने तो वादे के हिसाब से बचपन से एक ही फिक्र नहीं, ये कि तो एक शेर सा है वो किसी फिल्म का, गाने साने का। लेकिन बहरहाल ये तो कोई बात नहीं ना, वादा हम तो चले, अगर मजहबी टेनेट्स की भी बात करें तो वादा तो वही है जो वफा किया जाए, वरना क्या, वो तो फिर वादा खिलाफी तो कोई काम नहीं है। अजहर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जहन के अंदर है, क्योंकि आपकी मुलाकात वहाँ पे रहती है। वो ये है कि कल इसहाक डार साहब ने मीडिया से बातचीत भी की, आई वुड से इट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जी हम आगे मुल्क को फिर लेके चलेंगे, चांस मिला। वो जो सारी कोई भी किसी भी जमात का एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हो या आगे होने वाला फाइनेंस मिनिस्टर हो, इस तरह के वादे शादे सब कुछ करेगा। लेकिन एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं इनकम्बेंसी फैक्टर। इनकम्बेंसी फैक्टर ये है कि आप चूंकि रहे हैं बरसर इक़्तिदार, लास्ट आप थे, तो आप उससे शक्ल चुरा नहीं सकते कि मेरा कोई कसूर ही नहीं है। तो मुल्क के जो इस वक्त मामलात हैं माशी, जो अवाम यहाँ पे पिसे हुए हैं, अजहर भाई कुछ एहसास या फिर कुछ इसका मतलब आपसे कोई बातचीत हुई हो कि उनको लगता है कि यार हमारा भी कुछ इसमें है, और इस सेंस के अंदर कि अवाम हमें मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, है कुछ ऐसी सोच? देखिए, कल इसहाक डार साहब से भी तफसीली बात हुई, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर बाद में उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू दिया समा के लिए, तो तफसीली तौर पर यह बात पूछी। देखें, कोई भी पाकिस्तान में जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। बात यह है कि पिछले 16 महीने की जो हुकूमत थी, अगर आप ये कहें कि वो सिर्फ पीएमएलएन की थी तो नहीं थी। इसमें जो 11 या 12 पार्टियां थी पीडीएम की, वो सारी इक़्तिदार में शरीक थी। तमाम अहम मिनिस्ट्रीज अगर देखें, पीपल्स पार्टी ने भी एंजॉय किया है, उसी तरह एंजॉय किया, उनके पास भी तमाम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी। और जो शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई, शहबाज शरीफ साहब भी क्या जो मामलात थे, क्या शहबाज शरीफ साहब अकेले तमाम मामलात को लेकर चल रहे थे? उनको तमाम जमातों को साथ रखना था, तमाम लोगों को खुश भी रखना था। यहाँ जो आपको पता, जिनकी 5 सीटें थी, 6 सीटें थी, वो भी हर दूसरे महीने बैठ के कोई ना कोई धमकी लगा देते थे। तो ये सारी चीजें, इसका जो खमियाजा है, जो मामलात है, कोई भी अकेला उसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, यही हमारी ऑब्वियसली वो तो बदनसीबी कभी भी कोई नहीं होगा। वो तो मैं अजहर भाई, वो तो 5 साल भी रहे होते ना तो फिर भी कोई नहीं उठाता। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारी बदनसीबी यही है कि अवाम जो है, अवाम पिस रही है। अवाम के साथ जो हाल हो रहा है, अवाम के साथ वो बिजली के महंगे बिल ये है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं एंड पे ही बात कर रहा था। एक्चुअली माय टाइम हैज कम टू एन एंड ऑफ दिस प्रोग्राम्स टाइम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, आपने वक्त दिया है, सारा बानू साहबा आपने वक्त दिया है। मानता तो कोई भी नहीं है, चाहे 5 साल भी किसी ने हुकूमत की हो, तो फिर भी उसके बाद जाहिर है पॉलिटिकल आगे उन्होंने पावर पॉलिटिक्स में ही होता है, आपने फिर पावर के अंदर आना है, आप अपनी अचीवमेंट से गिनवाते हैं। लेकिन अभी जो मामलात हैं उस पर कोई किसी को बताए या ना बताए, आवाम को पता है, और आवाम ने फैसला करना है कि भाई किसका कसूर ज़्यादा है। और तकाबुली जायज़े सियासी जमातें जितने मर्जी करती रहें, आवाम का जो अपना होता है ना एक जो तकाबुली जायज़ा उन्होंने अपने जहन में बनाया होता है कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया।
ये इलेक्शंस में ही पता चलते हो, इलेक्शंस आएंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा ये सब मामला। आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, कल मुलाकात होगी।